हेलो एवरीवन, मैं बीबी फातिमा ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की मेंबर। मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि जैव विकास हुआ कैसे, जीवों का विकास हुआ कैसे। हम बहुत सारे जीव जंतुओं को अपने आसपास के वातावरण में, अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, चाहे हम छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर हम बड़े जानवरों तक देखें, चाहे हम बैक्टीरिया को देखें, अमीबा को देखें, जितने भी आपके अर्थवर्म हो गए जिसको केचुआ बोला जाता है, मेढक, मछलियाँ, छिपकलियाँ, तितली, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस एसेट्रा, ये सब हम देखते हैं। 10 लाख से अधिक जीव जंतुओं की खोज हम साइंटिस्ट के द्वारा कर लिया गया है और भी नई जीव जंतुओं की खोज आज भी क्या है, चल रही है। लगातार वे में नए नए जातियों का विकास हो रहा है। आजकल तो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू भी क्या किया जा रहा है, नए जातियों की उत्पत्ति हो जा रही है। लेकिन जनरली हम जब जीवों के विकास का सिद्धांत देखते हैं तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग व्यू देकर जीवों के सिद्धांत को बताया। तो उसी के आधार पर हम ये देखते हैं कि जीवों का जो विकास है वो हमारे आदिकाल से, मतलब पुराने समय से धीमी गति से चलता हुआ एक क्या है, क्रमिक परिवर्तन है, जिसके द्वारा आज मतलब उसी के फलस्वरूप ही आज जो छोटे छोटे जीव जंतुओं से वर्तमान में प्रेजेंट में आज एक विकसित, डेवलप्ड और एक कॉम्प्लेक्स टाइप के जीव, जटिल प्रकार के जीव बने हुए हैं। और ये जनरेशन बाय जनरेशन इनमें कुछ न कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। कुछ न कुछ हम देखते हैं कि कभी किसी में म्यूटेशन के थ्रू भी क्या हो जाता है कि नई जातियों को उत्पत्ति हो जाती है। 4 की जगह में 5 उंगलियां हैं जहाँ पर, वहाँ पर 6 हो जाते हैं, कहीं 4 ही रह जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो ये तो म्यूटेशन के थ्रू हो रहा है। लेकिन जो जीवों का जो विकास हो रहा है, मतलब नई जातियों की उत्पत्ति हो रही है, तो वो जो सिद्धांत जो चला आ रहा है और अभी प्रेजेंट में जो नई जातियां बन रही हैं, तो उसको देखकर हमारे दिमाग में यही चीज़ आती है कि इन जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। तो पुराने समय में कुछ न कुछ तो परिवर्तन, क्रमिक परिवर्तन हुआ होगा, जिसके फलस्वरूप आज एक नई जातियों की उत्पत्ति हुई है। तो इसी के लिए हम अगर हिस्ट्री की बात करें, एक संक्षिप्त हिस्ट्री की बात करें कि हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो सबसे पहले एंशिएंट जो ग्रीक साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बोला, पुराने समय के जो ग्रीक दार्शनिक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी यही चीज़ कहा कि ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन को मानते थे, मतलब ये स्वतः उत्पादनवाद को मानते थे, मतलब स्वतः जनन जिसको बोल सकते हैं हम। तो स्वतः जनन से भी कुछ जनरेशन नई जंतु की उत्पत्ति हुई है। फिर धीरे धीरे देखा गया कि एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट ने 384 से 322 बीसी तक उन्होंने भी सर्वप्रथम क्या किया, जीवन के विभिन्न रूपों में कुछ समानताएं देखी और परस्पर कुछ न कुछ संबंध होना उन्होंने बताया कि किसी न किसी संबंध की वजह से इसमें समानताएं दिखाई दे रही हैं और इसी समानता के थ्रू ही एक नई जाति का उत्पादन हुआ है। अब उसके बाद 2000 वर्षों तक यही परिकल्पना, हाइपोथेसिस जिसको बोला जा सकता है, चलता गया, लेकिन किसी ने इतना ध्यान से उसको नहीं सोचा। फिर धीरे धीरे जब 19वीं शताब्दी आई, लेमार्क ने 1774 से 1829 तक उन्होंने अपनी बात प्रस्तुत की और उसके बाद फिर दूसरे साइंटिस्ट आए जैसे चार्ल्स डार्विन, उन्होंने 1809 से 1882 तक अपनी बात प्रस्तुत की, अपनी थ्योरी बताई। तीसरे फिर साइंटिस्ट आए अल्फ्रेड रसेल वेलेस, जिन्होंने 1823 से 1913 तक उन्होंने अपनी बात प्रस्तुत की। फिर लास्ट में आए ह्यूगो डिवरीज नाम के साइंटिस्ट। ह्यूगो डिवरीज साइंटिस्ट ने 1840 से 1835 तक उन्होंने ठोस तत्वों के आधार पर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की डीप व्याख्या की, गहरी व्याख्या की। तो अब हम इतने सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी बात प्रस्तुत की
और उन्हीं के सिद्धांत के अनुसार हम ये देखते हैं कि ये आदि काल से ही ये परिवर्तन चला आ रहा है और इसी आदि काल के परिवर्तन से ही आज प्रेजेंट में जो जीव जंतु बने हैं वो इसी थ्योरी के आधार पर बने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैमार्किज्म, जिसको लैमार्कवाद बोला जाता है। जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क 1774 से 1829 इन्होंने अपना पहला सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो 1809 में उनकी पुस्तक फिलोसॉफिक जूलॉजिक में क्या हुई, इसकी छपाई हुई। और इसी थ्योरी को ही हम लैमार्क का सिद्धांत, लैमार्किज्म थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत में लिखा क्या गया था? इस सिद्धांत में उन्होंने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स बताया, मतलब उपार्जित लक्षणों का वंशानुगति सिद्धांत। उन्होंने 4 धारणाएं प्रस्तुत की, जिसको एजम्पशंस या प्रीपोजिशंस भी कह सकते हैं। पहला जो है वो जितने भी एनिमल्स होते हैं, लिविंग एनिमल, उनको हम देख सकते हैं कि उनमें निरंतर ग्रोथ, वृद्धि होने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी पाई जाती है और वो साइज़ में बड़े होते जाते हैं। और उनके जो इंटरनल फोर्स, जीवन में जो आंतरिक बलों के कारण उसमें निरंतरता पाई जाती है। दूसरा, जीवों के शरीर में नए अंगों की उत्पत्ति, मतलब जीवों के शरीर में कुछ नए, मैंने पहले ही बताया था कि म्यूटेशन के कारण भी कभी कभी कोई नए लक्षण आ जाते हैं और वो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति अगले नेक्स्ट जनरेशन में भी दिखाई देते हैं। तो नई गतिकों के परिणाम स्वरूप ही क्या होती, नई अंगों की उत्पत्ति हो रही है, जो शरीर में इस आवश्यकता को प्रारंभ करने एवं बनाए रखने की प्रवृत्ति को बनाए रखते हैं। तीसरा जो है वो हम देख सकते हैं कि अगर हम हमारे जो कोई ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, अगर उसका उपयोग नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं लगातार तो वो हमारे यूज़ में रहता है, लेकिन जब हम उस चीज़ों को यूज़ करना बंद कर देते हैं तो वो हमारा डिसयूज़ हो जाता है। तो वही चीज़ लैमार्क ने भी बताया कि हम किसी अंग का यूज़ एंड डिसयूज़ के थ्रू भी हम इस ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को समझ सकते हैं। और चौथा जो होता है वो आपके एनवायरनमेंट में चेंजेस के कारण मॉडिफिकेशन होते हैं, मतलब जो भी एनिमल्स हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं वो वातावरण के परिवर्तन के अनुसार मॉडिफाइड होते हैं। और यही जो मॉडिफाइड रूप होता है मेल फीमेल, जिसको नर एवं मादा बोला जाता है, दोनों पेरेंट्स में पाए जाते हैं और यही मॉडिफिकेशन उनके चाइल्ड संतान में भी पहुंच जाती है। तो इसी को ही इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कहा जाता है, मतलब उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति कहा जाता है। अब इतना तो हमने देखा कि 4 जो धारणाएं हैं, एजम्पशंस हैं, वो लैमार्क ने प्रस्तुत किया और उसी के आधार पर उन्होंने और भी बातें, नियम बताई और भी सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। उन्होंने पहले ये बताया कि टेंडेंसी ऑफ इंक्रीज इन साइज, बड़े होने की प्रवृत्ति, पहला पॉइंट यही था कि निरंतर अंगों में बड़े होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरा जो था वो डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से भी क्या हो रहा है, जीवों में चेंजेस दिखाई दे रही, उनकी परिवर्तन में भी, उस जीवन में चेंजेस होने की वजह से ही कुछ नए जातियों की उत्पत्ति दिखाई दे रही है ना। कभी कभी वहाँ का टेम्परेचर अलग है, वहाँ के सॉइल अलग है, वहाँ का फूड अलग है, तो इन सब के भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव भी उस पर प्रभाव डाल रहे हैं। उसके बाद है उनकी आवश्यकताएं, मतलब उनकी आवश्यकता, तीसरा जो है वो आवश्यकता कैसे होनी चाहिए, मतलब वातावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती है ना। जैसे मान लो टेरेस्ट्रियल पक्षी, जिसको थलीय
जो ज़मीन पर रहने वाले पक्षी होते हैं, वो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए जल में जाते हैं। धीरे धीरे उनमें या तो तैरने के लक्षण आ जाते हैं या उसमें सुविधापूर्वक भोजन ग्रहण करने के गुण आ जाते हैं, है कि नहीं। जैसे मान लो कोई पक्षी है, अगर मान लो वो बार बार पानी में जा रहा है, अगर वो अपने भोजन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, धीरे धीरे उनमें तैरने के लक्षण आ जाते हैं। तो एक नया लक्षण आया, मतलब अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उनमें नया लक्षण दिखाई देने लगे। उसी प्रकार हम देख सकते हैं, जैसे बगुला है, उसकी गर्दन लंबी होती है। जब वो मछली को पकड़ते हैं, अगर उनकी गर्दन लंबी नहीं होती तो मछली पकड़ने में उनको आसानी होती। मतलब इससे ये समझ आता है कि पहले बगुले का जो गर्दन था वो छोटा था, लेकिन अपनी आवश्यकता के अनुसार वो बगुले का गर्दन क्या हो गया, बड़ा हो गया। उसी प्रकार हम देख सकते हैं डक, उसके जो पश्चपाद 4 लिम्स वगैरह जो होते हैं, वो उनके जो उनमें वेब दिखाई देते हैं। वेब मतलब जाल। बतख के पैर जो होते हैं वो तैरने के लिए सक्षम होते हैं। उनमें अगर जाल नहीं बना होता तो वो तैरते कैसे, ठीक है। तो यही उनकी आवश्यकताएं हैं, इसी की आवश्यकता के अनुसार उनमें चेंजेस दिखाई दिए। इसके बाद हम देख सकते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। जो ऑर्गन अधिक उपयोग में आते हैं वो अधिक यूज़ होते हैं, जो ऑर्गन यूज़ में नहीं आते उनका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो हम देखते थे पहले स्नेक में बोला जाता था कि स्नेक में दोनों 4 लिम्ब, हाइंड लिम्ब, दोनों आर्म्स प्रेजेंट होते थे, लेकिन उनकी जब यूज़ नहीं हो पाई, उपयोग नहीं हो पाया, तो वो धीरे धीरे क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। उसी प्रकार हम देखते हैं प्राणियों में, हमारे एनिमल्स में वेस्टिजियल ऑर्गन अधिक समय तक उपयोग नहीं होने की वजह से धीरे धीरे उनकी भी समाप्ति हो गई। कंपटीशन इतना बढ़ गया है। 5th पॉइंट देखें, कंपटीशन। इतने कॉम्पिटिशन्स बढ़ गए हैं कि विभिन्न प्रकार के जातियों के बीच में ही, जैसे छोटे प्रकार के प्राणियों में ही मल्टीप्लिकेशन, अधिक संतान उत्पत्ति होती है। बड़े में देखा जाए तो उसमें संतान उत्पत्ति क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में संतुलन के कारण भी प्राणियों में विभिन्न प्रकार के संघर्ष पाए जाते हैं। इसके बाद हम 6 देख सकते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। वही है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति होती है। क्रॉस ब्रीडिंग मैंने वही चीज़ बताया कि जो संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप भी क्या होती है, नई जातियों की उत्पत्ति होती है। और एक जो होता है वो आइसोलेशन मतलब क्या होता है बेटा, जैसे हम विलगन की बात करें, हिंदी में उसको बोला जाता है विलगन। ज़्यादातर टर्म्स आप लोग इंग्लिश का यूज़ किया कीजिए साइंस में। जब इंग्लिश के टर्म्स यूज़ करेंगे आप तो आपको पढ़ने में और ज़्यादा इजी हो जाएगा, लेकिन आप जब हिंदी यूज़ करते हैं तो वो पढ़ने में आपको डिफ़िकल्टी लेके आता है। तो आइसोलेशन मतलब क्या है कि विलगन, विस्थापन, पृथक्करण जिसको बोला जा सकता है ना। तो यदि हम देखते हैं कि मनुष्यों के बीच पर्याप्त दूरी नहीं होती और उनमें अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाता, संकरण नहीं हो पाता, तो वो उनका एरिया अलग हो जाता और दूसरे जानवरों के एरिया अलग हो जाता। दोनों एक ही प्रकार के जीव जंतु हैं, और जैसे मान लो किसी प्रकार डिजास्टर्स हो गया है ना, तो वो अलग क्षेत्र पे चले गए और दूसरे जानवर अलग क्षेत्र पर चले गए। जब अलग अलग क्षेत्र पर चले गए तो वो वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल देंगे, उसी वहाँ के एनवायरनमेंट का डायरेक्ट इफेक्ट उन पर पड़ेगा, और अपनी ही जाति ना मिलने की वजह से वो अपनी ही जाति के दूसरे समुदाय के साथ जब हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करते हैं तो उससे एक नई जातियों की उत्पत्ति होती है। इतना समझ आया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसके क्या क्या प्रमाण हैं। अब लैमार्क ने अपनी थ्योरी प्रस्तुत की, उन्होंने अपने सिद्धांत बताए, एजम्पशंस रखे, और किस किस बेस्ड पर उन्होंने ये बताया कि कैसे कैसे लैमार्कवाद ने एक नई जातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया और उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति को बताया। तो इसी के आधार पर कुछ एविडेंस भी तो होते हैं। अगर कोई साइंटिस्ट अपना कोई व्यू देता है तो उसके लिए बहुत सारे प्रमाण प्रस्तुत करने होते हैं। उस प्रमाण को फिर अदर साइंटिस्ट उस पर विचार विमर्श करने के पश्चात ही उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, एक एविडेंस प्रस्तुत किया।
ऐसे एक या दो उन्होंने एविडेंस प्रस्तुत किया। तो पहला जो एविडेंस प्रस्तुत किया तो उन्होंने बताया कि अफ्रीकन जिराफ, वो रेगिस्तान में रहते थे अफ्रीकन जिराफ, और ऊंचे ऊंचे वृक्षों की पत्तियों को खाकर ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। और उनकी जो टांगें थी, पैर जो थी और गर्दन लंबी होती हैं, है ना, मतलब अभी लंबी होती हैं, पहले नहीं थी। तो लैमार्क के अनुसार जब अफ्रीका में रेगिस्तान नहीं था, अभी तो अफ्रीका के रेगिस्तानों में रहते हैं, अफ्रीका के रेगिस्तानों में रहते हैं, लेकिन पहले नहीं था। घास फूस और छोटे छोटे जितने भी आपके प्लांट्स हो गए, है ना, तो बहुत सारी वो आपके लैंड पे, भूमि पर बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। तो इन जिराफ़ों के जो पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, उनकी गर्दन और टांगें छोटी हुआ करती थी। वो छोटी इसलिए थी कि उस समय उनको घास फूस, जितनी भी प्लांट, छोटे पौधे होते थे, वो उनको आसानी से उनको खा लेते थे, है ना, उनको भोजन की समस्या नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे जब इनमें परिवर्तन आते गया, झाड़ लंबे होते गए, पत्तियाँ दूर मतलब पत्तियों की ऊंचाई बढ़ गई। ऊंचाई का मतलब एक झाड़ है, उसमें ऊपर की सतह पर पत्तियाँ लगने लगी, मतलब वो उनको पाने में, उनकी गर्दन छोटी थी, लेकिन वो प्लांट के जो पत्ते थे उनको खाने में उनको दिक्कत होती थी। तो इसकी वजह से उनमें क्या हुआ, धीरे धीरे एक नया लक्षण आया, पीढ़ी दर पीढ़ी वो क्या हो गया, वंशानुगत होते गया, और धीरे धीरे उस जिराफ की जातियों में बढ़ोतरी हुई। और वो जब आज के जनरेशन में देखने लग गए, जब क्यों देख रहे हैं आज के जनरेशन में, क्योंकि वो क्या होगी, उनकी गर्दन और टांगे अपनी आवश्यकता के अनुसार एनवायरनमेंट के डायरेक्ट प्रभाव की वजह से उनमें ये नया परिवर्तन दिखाई दिया। तो ये एक एग्जाम्पल प्रस्तुत हो गया। उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि स्नेक, सर्पों का उदाहरण ले सकते हैं कि लैमार्क में ये बोला कि उस समय सर्पों के शरीर जो था वो लंबा हुआ करता था, घास फूस में तेज़ी से दौड़ते थे, बिलों में घुसने के लिए उनके टांगें थीं, जल्दी जल्दी वो बिल के अंदर घुस जाते थे। तो इनके जो एंसेस्टर थे वो अपने फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब का उपयोग छोड़कर क्या करने लगे, रेंगने लगे। और रेंगने की वजह से धीरे धीरे उनके फोर लिम्ब्स और हाइंड लिम्ब्स का डिसयूज़ हो गया, अनुपयोग हो गया, और धीरे धीरे वो क्या हो गए, लुप्त हो गए। और आज जो लिम्ब्स लेस हो गए, मतलब हिंदी में बोला जाता है लिम्ब लेंस, उनके जो लिम्ब्स थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, ख़त्म हो गए। जो उनके पश्चपाद, अग्रपाद थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए। और अब जो देखा जा रहा है, जो सांप है वो रेंगते हुए दिखाई देते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जो छुछुंदर, जिनको मोल्स बोला जाता है, वो ज़मीन के अंदर या फिर भूमिगत स्थानों में व्यतीत करते हैं। इस कारण इनके जो आइज़ होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो गए, आइज़ आश्रित हो गए। पहले भूमिगत स्थानों पर व्यतीत करती थी, मतलब करती है अभी, क्योंकि पहले जो था उनके आइज़ जो थे वो थोड़ा सा बोला जाए कि रिड्यूस टाइप के थे, आश्रित टाइप के आइज़ उनमें प्रेजेंट थे। उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि जैसे डक में भी जो उनकी उंगलियों के बीच में वेब दिखाई देते थे। वेब क्यों दिखाई देते थे, जो उनको तैरने में हेल्प करते थे। पहले उनमें नहीं था, वेब नहीं पाए जाते थे, लेकिन अब उनमें धीरे धीरे, अब जितने भी जनरेशन की डक्स दिखाई देते हैं उनमें वेब प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उनमें ये परिवर्तन आ चुका है, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति हो चुकी है। इस तरीके से डिफरेंट एविडेंस प्रस्तुत करके लैमार्क ने अपनी व्यू को, अपने वाद को बताया। अब मैंने बोला कि जब कोई लैमार्क वाद ने जैसे अपना वाद प्रस्तुत किया तो अदर साइंटिस्ट उसकी आलोचना भी करते हैं, लैमार्कवाद की आलोचना भी करते हैं, जैसे क्रिटिसिज्म जिसको बोला जा सकता है। तो आलोचना कैसे करते हैं कि अगर ये ऐसा हुआ है तो ऐसा होना चाहिए था। बहुत कड़ी आलोचना की जाती है। विज्ञान जब अपने कोई आधार पर प्रयोग करते हैं तो उसी प्रकार ही लैमार्कवाद ने जब अपना वाद प्रस्तुत किया तो प्रस्तुत करने के बाद उनके भी वाद की आलोचना की गई।
ठीक है। तो जैसे वीज़मैन ने बताया कि जर्मप्लाज्म एवं सोमैटिक लक्षणों में होने वाले परिवर्तनों में वेरिएशन दर्शाई। उन्होंने कहा कि दोनों सोमैटिक जो दैहिक कोशिकाओं का निर्माण करते हैं उनमें वेरिएशन दिखाई दे रहा है और इसी वेरिएशन की वजह से एक नई जातियों की उत्पत्ति। उन्होंने अपने एक थीसिस में आलोचना प्रस्तुत की। उन्होंने ये भी चीज़ बताया कि जैसे मान लो चीन देश में रहने वाली जो स्त्रियां हैं लोहे के जूते पहनती हैं जिससे कि वह अपने पैरों को छोटा रख सके, लेकिन जन्म समय लड़कियों के पैर समान आकार के पाए गए। तो कैसे हुआ कि वो अपने पैर को छोटा रखने के लिए ही वो छोटे जूते पहन रही। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसमें नए उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति हो। इस तरीके से अलग अलग व्यू देकर लैमार्क के वाद की आलोचना की गई। उसके बाद फिर जब लैमार्कवाद ख़त्म हुआ तो एक नियो लैमार्किज्म की उत्पत्ति हुई, नव लैमार्कवाद की। वातावरण के जो प्रभाव में जो उनकी जीवन रीतियों और स्वभाव में परिवर्तन हो जाते हैं और जिनसे शरीर के अन्य अंगों में भी परिवर्तन होते हैं। शरीर के अन्य अंगों में भी मतलब जो अदर पार्ट्स हैं उसमें भी चेंजेस होते हैं और इस चेंजेस को ही हम दैहिक परिवर्तन कहते हैं। वीज़मैन ने ही ये बात प्रस्तुत किया। उनके अनुसार ही जो गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम्स के जीन्स को बदल लेने वाले परिवर्तन ही पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते हैं, जिसको जेनेटिक चेंजेस कहा जाता है। और कुछ वैज्ञानिकों ने लैमार्क के सिद्धांतों को ही नया रूप दे दिया और जब नया रूप दिया तो उसी को ही क्या बोल दिया गया, नियो लैमार्किज्म। इसके अंतर्गत यह बताया गया, नियो लैमार्कवाद के अंतर्गत यह बताया गया कि वातावरण के प्रभाव से जीवों के शरीर में कुछ ऐसे भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन होते हैं जो जनन द्रव्य के जीन्स को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं और ऐसे उपार्जित लक्षण ही वंशानुगत होकर संतानों में पाए जाते हैं। तो इसी लैमार्कवाद को ही जब वीज़मैन ने जब इसकी आलोचना की, जिसके दौरान ही नियो लैमार्किज्म का सिद्धांत प्रस्तुत हुआ। अब ये रहा लैमार्कवाद। इसके बाद आता है डार्विनवाद। धन्यवाद।